दोस्तों मैं हूं अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे वेट कर रहा हूं अपनी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट होने का। और अगर आप भी इंडिया से बाली जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में मिलेगी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे सस्ती फ़्लाइट बुक कर सकते हैं इंडिया से बाली के लिए, कैसे आप बाली में कैब्स बुक कर सकते हैं सस्ते प्राइस पे, क्या प्राइस होता है वहाँ पे सिम कार्ड्स का। तो आप इस वीडियो पे बने रहिए और इन्जॉय कीजिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट में और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं दिल्ली से बाली के लिए। अभी फ़िलहाल मेरी फ़्लाइट में बचे हैं लगभग 4 घंटे। और जैसे हर बार की तरह मैं मेट्रो लेके दिल्ली मेट्रो लेके अभी एयरपोर्ट पे पहुंचा हूं और अभी मैं करता हूं एयरपोर्ट में एंट्री और आपको बताता हूं सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट इमिग्रेशन और कैसे मैंने इतनी सस्ती टिकट बुक करी बाली के लिए। तो ठीक है गाइज, अभी मैं करता हूं एयरपोर्ट में एंट्री और सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन क्लियर करके आपसे मिलता हूं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूं। आप वीडियो पे बने रहें। तो अभी मैं हूँ एन नंबर लाइन में और मुझे अभी जाना है डी नंबर पे, जहाँ से हमारी फ़्लाइट का चेक इन हो रहा है और गेट ओपन हो चुके हैं। तो आज मैं पूरे पूरे टाइम से एयरपोर्ट पहुंचा हूँ, बट स्टिल मेरे पास 4 घंटे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है गेस। तो चलिए फ़्लाइट में अपना बोर्डिंग पास लेता हूँ फ़्लाइट काउंटर से और मिलते हैं आपसे सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन के बाद। सो गाइस, अभी फ़िलहाल हमारा सिक्योरिटी और इमिग्रेशन हो गया है जो कि बिल्कुल स्मूथ था। ये पहुंच गए हैं हम ड्यूटी फ्री में। तो चलो अभी निकलते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे वसूलने के लिए लॉन्च की तरफ, और लॉन्च के बाद आपसे मिलते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट दिस ट्रिप। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। और अभी मैं हो गया हूँ फ्री हर चीज़ से। लाइक पेट पूजा कर ली है हमने, लॉन्च का एक्सेस लेके 1-2 घंटा टाइम स्पेंड कर लिया अभी, और लगभग 10:45 हो गए हैं और 11:20 पे हमारी फ़्लाइट है। तो मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो दे देता हूँ। तो मैं अभी जा रहा हूँ बाली, जैसे कि मैंने आपको बताया है, और बाली में जा रहा हूँ एयर एशिया के थ्रू, जिसमें मुझे बहुत अच्छी डील मिल गई थी जैसे मैंने आपको बताया। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको भी ये डील कैसे मिल सकती है और कैसे आप ये सस्ती फ़्लाइट बुक कर सकते हैं बाली के लिए, अगर आप बाली जाने का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपनी फ़्लाइट का, और जो इमिग्रेशन प्रोसेस था बिल्कुल ईजी रहा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, सिक्योरिटी भी ठीक थी, थोड़ी भीड़ थी बट या कोई इशू नहीं रहा, सब कुछ बढ़िया हो गया। और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एयर एशिया से। मेरा यहाँ से फ़्लाइट जाएगी पहले मलेशिया हॉल्ट है, मलेशिया मेरा 2 से 3 घंटे का हॉल्ट है गेस, और वहाँ से फिर मैं जाऊँगा बाली, जो कि मैं लगभग 12 से 1 बजे के बीच में दोपहर को पहुँचूँगा कल। तो इसके अलावा तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी देखते हैं बाली की इमिग्रेशन कैसे रहती है। और बाली का जो हमने वीज़ा लिया है वो है ई वीज़ा, और उसके रिगार्डिंग जो पूरी वीडियो है, वो इन्फॉर्मेशन है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बाली के लिए चाहिए, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के बाद मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और इसके अलावा तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अब तक। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस था एयर एशिया के साथ वो इतना ठीक नहीं रहा जितना पहले रहता था, बिकॉज़ पहले मैं बहुत बार ट्रैवल कर चुका हूँ एयर एशिया से। इवन ये भी मेरा बाली भी मेरा सेकंड टाइम है, पहले मैं बाली जा चुका हूँ। और जो मैं बाली किया था पहले लगभग 4 साल पहले गया था, बट उस टाइम मैं ब्लॉगिंग शुरू नहीं की थी, तो इसलिए कोई मेरा ब्लॉग वगैरह नहीं है। बट ब्लॉगिंग मैंने अभी शुरू करी है, तो इस वजह से मैं फिर से बाली जा रहा हूँ ब्लॉग्स बनाने के लिए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ऊपर से मुझे डील भी बहुत अच्छी मिल रही थी बाली के लिए दिल्ली से, तो मैंने सोचा वाई नॉट, क्यों ना पहले बाली किया जाए। फ़िलहाल मैं अभी जा रहा हूँ 1 वे टिकट से। मेरा अभी कोई प्लान नहीं है वापस आने का, आई मीन फ़ाइनल नहीं है किस डेट पे मैं वापस आऊँगा। वहीं जाके मैं प्लान करूँगा कि या मैं वापस इंडिया आता हूँ या मैं वहीं से कहीं और किसी कंट्री विज़िट करता हूँ, बिकॉज़ वहाँ से वियतनाम, कोलालमपुर, सिंगापुर बहुत चीप रहती है फ़्लाइट्स। मैं ऑलरेडी इन कंट्रीज़ जा चुका हूँ, बट वही बात कि मैं ब्लॉगिंग के लिए फिर से जाऊँगा ताकि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ उन जगहों के बारे में और उस कंट्री के बारे में। तो ठीक है, एयर एशिया का जो फ़्लाइट
एक्सपीरियंस है वो इतना ठीक नहीं रहा, बिकॉज़ जो एयरपोर्ट का चेक इन जहाँ पर बोर्डिंग पास मिल रहे थे, वो स्टाफ बहुत ही बेकार स्टाफ है इंडिया का। स्पेशली दिल्ली एयरपोर्ट का जो स्टाफ था बहुत ही बेकार था। मतलब मैंने कई लोग देखे, वो सबसे एक्स्ट्रा चार्ज डिमांड कर रहे थे, बिकॉज 7 kg बैगेज के साथ ये फ़्लाइट्स बुक करते हैं कई लोग, और जिनका 1 किलो 2 किलो थे सबको वो चार्जेस दे रहे थे। इवन कुछ लोगों के बैगेज भी बुक थे 20 किलो के, बट उनका जो छोटा बैग था वो 1-1.5 किलो ज़्यादा हो रहा था, उनकी वजह से उन्हें 7-8 हज़ार रुपये पे करने पड़ा। मुझे थोड़ा शक था कि इस टाइप का कुछ हो सकता है एयर एशिया के साथ, इसलिए मैंने मेक श्योर कर लिया था कि मेरा बैगेज 7 kg से ज़्यादा ना हो, बिकॉज़ मैं नहीं पे करने वाला था, बिकॉज़ मेरी फ़्लाइट्स बहुत सस्ती है और लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग जाता है बैगेज का। तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मैंने नहीं करनी थी कि मैं इतनी सस्ती फ़्लाइट लेके सेम रेट पे एक और बैगेज बुक कराऊँ। सो एनीवेज़ यही इन्फॉर्मेशन थी, और अब मैं पहुंचता हूँ कोलालमपुर पहुंच के आपको दिखाता हूँ। बाकी बोर्डिंग हो गई है मेरी फ़्लाइट की स्टार्ट, तो मैं फ़्लाइट में बोर्ड करता हूँ, आपको एयर एशिया फ़्लाइट का रिव्यू देता हूँ कैसे रहा। बिकॉज़ जब मैं पहले एयर एशिया से ट्रैवल किया था तो उनकी छोटी फ़्लाइट होती थी, आई गेस वो 2x2 की जो होती है, सॉरी 3x3 की जो होती है। बट अब मैंने सुना है जो इनका एयरक्राफ्ट है वो बड़ा एयरक्राफ्ट है, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और मिलते हैं आपसे कोलालमपुर पहुँच के। तो आप वीडियो तो गाइस फाइनली लगभग 5.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम पहुंच गए हैं कोलालमपुर मलेशिया में। और जो हमारा फ़्लाइट का एक्सपीरियंस था वो ठीक ठीक था एयर एशिया के साथ, बिकॉज़ पहले जो इनकी फ़्लाइट्स होती थी वो छोटी होती थी, अब थोड़ी बड़ी फ़्लाइट थी, एयरबस थी। तो जो एक्सपीरियंस मेरा ठीक ठीक रहा, उसके उसका रीज़न ये था कि अ, हर सीट्स पे एंटरटेनमेंट सिस्टम और चार्जिंग जैक्स थे, बट ना ही एंटरटेनमेंट सिस्टम चल रहा था, ना ही जो उनका चार्जिंग जैक है वो काम कर रहे थे। तो कोई मतलब नहीं बनता उन चीज़ों का। और जो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट था इस फ्लाइट का, जो सीट्स थी, जो इकोनॉमी सीट्स थी वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। मतलब मुझे लग रहा था जैसे विस्तारा की जो प्रीमियम इकोनॉमी है उस टाइप की सीट्स थी, इवन उससे भी ज़्यादा चौड़ी थी और बहुत कंफर्टेबल थी। तो अगर आप ये फ़्लाइट लेने का प्लान कर रहे हो तो आप आराम से सो सकते हैं, क्योंकि 5-5.5 घंटे लगते हैं आपको कोलालमपुर तक के दिल्ली से। तो ठीक है, आप आराम से मज़े से रेस्ट कर सकते हैं फ़्लाइट में। मतलब सीट के हिसाब से बहुत अच्छा कंफर्ट था, बट अगर आप एंटरटेनमेंट सेशन अगर आपको अपने डिवाइस चार्ज करने हैं तो बहुत ही बेकार सीन था। और जो एक और मुझे बेकार चीज़ लगी इन फ्लाइट्स में, मतलब लाइक ये पानी तक नहीं देते आपको फ्री में। अगर आपको पानी भी लेना है तो आई गेस 100 या 150 रुपये का चार्ज था पानी का भी। तो मुझे नहीं समझ आती कि किस चीज़ का रूल रखा है इन्होंने कि पानी के भी तुम्हें पे करने पड़ेंगे। तो बढ़िया, आप अपना पहले ये पानी अपनी खाली बोतल लाइए और एयरपोर्ट से रिफ़िल करके फ़्लाइट में ले जाइए। वो सबसे बेस्ट है अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं। तो ठीक है गाइस, अब आ जाते हैं इस फ्लाइट के प्राइस पे। तो ये जो फ्लाइट है वो मैंने बुक करी थी ऑलमोस्ट 9500 की। और अगर आप भी ये फ्लाइट इसी रेट पे बुक करना चाहते हो तो और कुछ नहीं करना आपको, आपको सिर्फ 15 से 25 दिन के बीच का अपना टूर प्लान करना है, और उसके बीच में आपको स्काई स्कैनर में ये फ्लाइट लाइक बैक टू बैक ट्रैक करनी है। एयर एशिया की फ्लाइट है, रात को 11:30 पे दिल्ली से चलती है। और आगे जो कोलालमपुर है उसके बाद आपको वो 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे कनेक्टिविटी के, लाइक 2 घंटे का हॉल्ट, 3 घंटे का हॉल्ट, 6 घंटे का हॉल्ट। तो मेरी जो फ्लाइट है वो 2 घंटे की हॉल्ट वाली है। तो स्काई स्कैनर पे इस फ्लाइट को ट्रैक करो, आई एम डैम श्योर 1-2 दिन अगर आप जब ट्रैक करोगे तो इसका प्राइस आपको नॉर्मली 95-9800 आ जाएगा। और उसके बाद अगर आप 100-200 रुपये कुछ कार्ड या यूपीआई के थ्रू पे करते हैं तो उसमें लेस हो जाता है। मैंने भी ऐसे किया था। बाकी इस वीडियो के एंड में आपको एक बार स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा जो मेरी टिकट का प्राइस था, उसका पूरा ब्रेकअप। तो ठीक है गाइज, फिलहाल तो और कुछ नहीं है। बाकी इमिग्रेशन यहाँ नहीं होती है कोलालमपुर में, और उसके रिगार्डिंग जो कोलालमपुर की जो ट्रांसिट होता है उसके रिगार्डिंग मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जब आप यहाँ उतरेंगे आपको यहाँ सिक्योरिटी फिर से करनी पड़ेगी, जो कि लगभग 5 से 6 मिनट लगते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो कोई नहीं पूछते, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ठीक है गाइज, अभी लगभग मेरी दूसरी फ्लाइट को है 20 से 25 मिनट, तो करते हैं वेट और पहुँचते हैं बाली और मिलते हैं आपसे। सो गाइस, फिलहाल अभी मैं आ गया हूँ अपने बाली की फ़्लाइट के बोर्डिंग गेट के अंदर, जैसे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो एयर एशिया का स्टाफ था उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, ना नॉट इवन इन्होंने बैग भी चेक नहीं किया, आई मीन वेट वगैरह कुछ भी चेक नहीं किया। मैं जस्ट बोर्डिंग पास स्कैन किया और एंट्री दे दी, और लगभग 15 से 10 मिनट में अभी हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ठीक है गाइज, अभी मैं पहुँचता हूँ बाली। बाली पहुँच के आपको बताऊँगा मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा बाली में, और फिर आपको बताऊँगा कि आप कैसे सस्ती से सस्ती कैब बुक कर सकते हैं, वो भी प्राइवेट, फ्रॉम बाली एयरपोर्ट टू योर होटल या हॉस्टल आप जहाँ भी स्टे कर रहे हैं।
गाइस फाइनली 3 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम पहुंच गए हैं बाली में। और जो एयर एशिया की फ़्लाइट थी कोलालमपुर से बाली के लिए, वो सेम एग्जैक्ट इंडिया वाला हाल था। स्क्रीन्स थी, चार्जिंग थे, बट कुछ भी नहीं चल रहा था। बट यार सीट्स बहुत कंफर्टेबल थी। तो जो प्राइस मैंने पे किया है तो मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, बट स्टिल अगर वो स्क्रीन और चार्जिंग पोर्ट्स वहाँ दिए हैं तो वो चल जाए तो और भी बेटर होगा। बट एनीवेज अभी करते हैं अपना इमिग्रेशन क्लियर, निकलते हैं इमिग्रेशन काउंटर की तरफ और मिलते हैं आपसे और आपको बताते हैं आप भी कैब कैसे बुक कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बुक करी है, मैंने लगभग जो कैब बुक करी है उसका मैंने पे किया है अराउंड 500 to 600 रुपीज़ के बीच में। और अभी मैं यहाँ से सिक्योरिटी एंड अदर जो चीज़ें यहाँ होती है वो क्लियर करके निकलता हूँ और आपको बताता हूँ आप भी कैसे वो कैब बुक कर सकते हैं। तो अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेना चाहते हैं तो अभी जो करेंटली अक्टूबर की जो लाइन है वीज़ा ऑन अराइवल में इस टाइप की फिर रहती है, बिकॉज ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ का वीज़ा ऑन अराइवल है। बट हमने वीज़ा पहले ही ले लिया है और आप भी अगर वैसे वीज़ा लेना चाहते हैं उसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आप वो देख के आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी उसके लिए। तो ठीक है, मैं चलता हूँ अपना इमिग्रेशन डायरेक्ट इमिग्रेशन ऑफिस में, बिकॉज मेरे पास वीज़ा ऑलरेडी है। तो सबसे पहले इन्होंने जो चेक किया वो किया है जो यहाँ का आजकल हेल्थ पास का इन्होंने रूल बनाया हुआ है, उसके बारे में भी मैं उस वीडियो में डाल दूंगा। और दोस्तों ये है बाली के ब्रांड न्यू सेल्फ इमिग्रेशन चेक इन। जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप अपना पासपोर्ट स्कैन करके सीधा इजीली एंटर कर सकते हैं अगर आपके पास ई वीज़ा है। इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया है, बस बहुत ही अजीब सा था। लाइक इमिग्रेशन तो बिल्कुल स्मूथ था, कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, जस्ट पासपोर्ट देखा और मेरा ऑनलाइन मैंने वीज़ा अप्लाई किया था वो देखा और डेट से उन्होंने कहा आ जाइए। बट जो मुझे अजीब सी चीज़ लगी वो ये लगी, बिकॉज़ वहाँ पे आजकल इन्होंने अगर आपके पास वीज़ा पहले से है तो उन्होंने सेल्फ चेक इन का काउंटर बना दिया है। लाइक अपना पासपोर्ट स्कैन कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। बट इंडियन पासपोर्ट्स वहाँ स्कैन नहीं हो रहे थे। तो जब मैंने वहाँ पर कोई 1-2 लड़के खड़े थे इमिग्रेशन वाले, उनसे पूछा कि ऐसी ये मतलब मेरा स्कैन नहीं हो रहा है पासपोर्ट, तो दे सेड कि आपको साइड में काउंटर से जाना पड़ेगा। तो हालांकि काउंटर पे 2 या 3 लोग ही खड़े थे और वो भी फॉरेनर्स थे, इंडियंस नहीं थे। बट थोड़ा वेट सा लगा कि भाई हमें भी जाने तो, हमारे पास भी लाइक प्री वीज़ा है, तो थोड़ा वेट सा था। बट एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी ने कुछ नहीं पूछा, जस्ट उन्होंने पासपोर्ट देखा। इवन रिटर्न टिकट भी नहीं मांगी, हालांकि मेरा कोई रिटर्न का भी प्लान नहीं है, मैं 1 वे टिकट में आया हूँ। मेरे पास डमी टिकट है, बट इन्होंने ना ही पूछी ना ही मैंने दिखाई। तो जस्ट मैंने पासपोर्ट दिया, अपना वीज़ा का फ़ोटो दिखाया उन्हें एंड उन्होंने मुझे भेज दिया। एंड चलो, तो इसके बाद अब मैं जाता हूँ, देखता हूँ या तो सिम यहाँ से लेना है या बाहर से लेना है, या मैं देखता हूँ करेंसी भी मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, मेरे पास USG है, तो देखता हूँ यहाँ से एक्सचेंज करानी है नहीं करानी, बिकॉज मेरी कैब ऑलरेडी बुकड है तो, और वो मैं पे कर चुका हूँ, तो ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि मुझे उसे पे करने के लिए पैसे चाहिए। तो देखता हूँ अगर कन्वर्जन अच्छा मिलेगा या सिम का प्राइस अच्छा मिलेगा तो आपको मैं सिम का प्राइस बताता हूँ, नहीं तो उसके बाद आपको लेके चलता हूँ सीधा कैब में और देता हूँ कैब की इन्फॉर्मेशन। और ये है बाली एयरपोर्ट एग्ज़िट करने का लास्ट चेकिंग पॉइंट, जहाँ पर होता है कस्टमर डिक्लेरेशन फॉर्म चेक। और जो वो फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। बाकी इसके बारे में भी आपको मैं उस सेपरेट वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और कस्टम्स क्लियर करते ही आपको दिखेगा ये करेंसी एक्सचेंज का काउंटर, विदाउट कमीशन ये चार्ज करते हैं। और इन्होंने मुझे $100 के बदले दिए थे इतने इंडोनेशियन रुपीज़। सो गाइस, ये था यहाँ के सिम का प्राइस जो कि मैंने ले लिया है। 20+20 GB का प्लान लिया है मैंने, क्योंकि मेरा भी कुछ नहीं पता मैंने 15 दिन रहूँ या 20 दिन रहूँ यहाँ, तो इसलिए मैंने फिर बार बार इससे अच्छा सोचा कि एक ही बार ले लिया जाए बड़ा प्लान। बिकॉज लास्ट टाइम मैंने बाहर से लिया था और वो कुछ भी बोलते हैं, लाइक वो यहाँ पे बहुत स्कैम होते हैं, ओवर चार्ज बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उन्होंने मुझे लगभग इससे तो सस्ता दिया था, बट वो नेट बहुत ही कम था, शायद 5 GB था। उसके बाद जब मैं उनके पास गया कि ये ख़त्म हो गया, तो उन्होंने बोला आपको इतना ही सेम और पे करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इस बार कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लिया और यहीं से 250K का 250,000 इंडोनेशियन रुपीज़, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से पड़ते हैं लगभग 1200 रुपये। तो ठीक है, बाकी मैंने आपको करेंसी का भी मैंने आपको यहाँ दिखा दिया था। करेंसी भी मैंने इजी ले ली, बिकॉज यहाँ विदाउट कमीशन करेंसी दे रहे थे, तो मैंने कहा चलो ले लो। बिकॉज करेंसी का भी बहुत घपला करते हैं यहाँ पे जो बाहर के डीलर होते हैं। तो ठीक है, अब ढूंढते हैं अपने टैक्सी ड्राइवर को। ऑलरेडी मैसेज कर रहा है वो भी कि वेटिंग टाइम पूरा होने वाला है, वेटिंग टाइम पूरा होने वाला है। तो
ठीक है, पकड़ते अपनी टैक्सी और टैक्सी में बैठ के आपको आगे की वीडियो बनाते हैं। और ये है गोजेक कंपनी का वेटिंग लॉन्ज। यहाँ पर भी आप अपनी कैब बुक कर सकते हैं सिटी सेंटर के लिए बहुत ही अच्छे प्राइस में। तो दोस्तों फाइनली हम अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और निकल पड़े हैं अपने हॉस्टल के लिए। कैब वाले भैया बेचारे बहुत देर का वेट कर रहे थे बिकॉज मुझे सिम लेने में बहुत टाइम लग गया। वहाँ थोड़ी लंबी लाइन होती है और वो थोड़ा आज रश भी थोड़ा ज़्यादा था जिस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो मैं आपको बताता हूँ इस कैब के बारे में अगर आपको कैब बुक करनी है। बिकॉज़ यहाँ पे आपको जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे ग्रैब लॉन्च भी है, वहाँ पर भी सस्ती कैब्स होती हैं। बट वहाँ पर भी अगर आप सेमियाक एरिया में स्टे कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 800 से 900 रुपये लग जाते हैं। और जो मैंने ये गाड़ी बुक करी थी, ये बुक करी थी 510 रुपये की, जिसमें 100 या 120 रुपये टैक्स लगा था, तो लगभग 650 रुपये की पड़ी थी। और इसके अलावा अगर आपके पास कुछ कूपन हो तो आप वो भी लेस कर सकते हो। तो मैंने ये गाड़ी कहाँ से बुक करी, तो अगर आपको भी बाली में कैब बुक करनी है तो आप जा सकते हैं एगोडा, या आप बुक कर सकते हैं क्लॉक, एक ऐप है ट्रैवलिंग ऐप, वहाँ से। तो वहाँ पर आपको नॉर्मली यही रेट शो होता है 500 600 500 600, इट डिपेंड्स डेट और वीकेंड है क्या है, सीज़न है ऑफ सीज़न है। अभी तो मेरे ख्याल सीज़न ही चल रहा है और इतना रेट हुआ। लास्ट टाइम भी मैं ऐसे ही आया था, उसमें भी लगभग 400-500 रुपये लगा था। बट वो 3 साल पहले थे और अब 3 साल बाद तो इतना तो बढ़ना बनता ही है। सो आप वहाँ जाइए, वहाँ से आप बुक कीजिए, थोड़ा सा टैक्स लगेगा। और अगर आपके पास कभी कभार वो कुछ न्यू यूज़र्स को कूपन भी देते हैं तो आप वो कूपन यूज़ करके थोड़ा और डिस्काउंट ले सकते हैं। तो मुझे ये जो गाड़ी पड़ी थी लगभग 600-650 रुपये के बीच की पड़ी थी। फुली एसी है और लाइक प्राइवेट कैब है। और जो मेरा हॉस्टल है वो है सेमियाक एरिया में। मैं अभी स्टार्टिंग के कुछ दिन सेमियाक एरिया में रुकने वाला हूँ और एयरपोर्ट से उसकी दूरी थी लगभग 12 किलोमीटर। तो अब आप लगा लीजिए 12 किलोमीटर के मैंने लगभग 650 रुपये दिए हैं। तो अब आपको कैसा लगता है, प्राइस ज़्यादा लगता है कम लगता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज इसके अलावा एक यहाँ पर एयरपोर्ट बस की भी सर्विस है, बट वो बस आपको कूटा उतारती है, मतलब वो आपको हॉस्टल्स के बाहर नहीं, वो सिटी सेंटर कूटा उतारेगी। कूटा से आपको ग्रैब करनी पड़ेगी और उस बस का जो किराया है वो 20,000 इंडोनेशियन रुपीज़ है। सो 20,000 इंडोनेशियन रुपीज़ लाइक 100 रुपये होता है, शायद 120 रुपये होता है। उसके बाद लेकिन आपको ग्रैब करनी पड़ेगी, तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। स्पेशली अगर आप एयर एशिया फ्लाइट में आ रहे हो, पूरी नाइट से आप ट्रैवल कर रहे हो तो थकान हो जाती है, जैसे मेरी हालत हो रखी है अभी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। सो एनीवेज ऐसे आप बुक कर सकते हैं कैब, अगोडा, क्लॉक, ये 2 ऐप्स हैं। यहाँ पर आप प्राइस सर्च कर सकते हैं और अगर वो फिर भी नहीं मिलती आप मुझे डीएम करो इंस्टाग्राम पे या मुझे इस वीडियो पे कमेंट करो, आई विल हेल्प यू टू बुक द कैब। तो ठीक है गाइस, अभी मैं पहुँचता हूँ अपने हॉस्टल में, लगभग 15-20 मिनट और लगेंगे। अभी इतना गंदा ट्रैफिक नहीं है यहाँ का, बिकॉज बाली का ट्रैफिक आजकल बहुत मशहूर है और ट्रेंडिंग पे है। तो ठीक है, अभी पहुँचते हैं हॉस्टल में। हॉस्टल का आपको एक छोटा सा लुक दिखाएंगे और ये करेंगे ब्लॉग ख़त्म और मिलते हैं आपसे हॉस्टल पहुँच के। तो दोस्तों फाइनली 40 से 50 मिनट की ड्राइव के बाद मैं पहुंच गया हूं अपने हॉस्टल और ये मेरा हॉस्टल का गेट है, इसका नाम है माई कैप्सूल। तो अभी मैं कुछ अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहा हूं, उनके साथ मैं करूंगा चेक इन। तो दोस्तों ये जो हॉस्टल है इसकी जो दूरी है एयरपोर्ट से लगभग 12 किलोमीटर है, बट यहाँ तक पहुँचने में मुझे लग गए 40 से 50 मिनट, बिकॉज यहाँ का ट्रैफिक बहुत क्रेजी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ठीक है गाइस, बाकी हॉस्टल का टूर दूंगा मैं आपको अगले ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।